हजरत, जैसा कि आपने देखा कि मैं अब ख़ासा बुज़ुर्ग हो गया हूँ, और अगर किसी नई रोशनी किसी नौजवान को आप यहाँ मदऊ करते तो शायद उसका नज़रिया अलग होता। मैं थोड़ा मुसलमानों के बारे में रवायती तौर पे सोचता हूँ, और इसलिए मैं वो कहूँगा जो कहता रहा हूँ। आपके लोग क्या कह रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मौजू मुझे ऐसा लगा जो मुस्लिम आबादी के इलाके में बहस करने लायक है, और इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि इसके बावजूद कि मुझे चलने में तकलीफ़ होती, मैं आऊँगा। मुसलमानों के सामने पहला सबसे बड़ा जो चैलेंज खड़ा हुआ वो पार्टीशन था, क्योंकि उस वक़्त तक मुसलमान ये यकीन लेकर के जी रहा था कि हम एक पैरेलल कम्युनिटी, पूरा पाकिस्तान मूवमेंट जो है वो उस पैरेलल आइडिया को लेकर के आगे बढ़ा था। और पार्टीशन से नतीजा ये निकला कि पार्टीशन ने उस पूरे तस्वुर को शैटर किया, और न सिर्फ शैटर किया बल्कि मुसलमानों को एक माइनॉरिटी की हैसियत से इस मुल्क में अपने को एक्सेप्ट करना पड़ा। पार्टीशन से पहले वो सिचुएशन नहीं थी। पार्टीशन के बाद मुसलमान माइनॉरिटी हो, और मैं ये कहूँगा कि पार्टीशन से दो चैलेंजेस ख़ास तौर से पैदा हुए। एक तो सिक्योरिटी का मसला। अभी की जो जनरेशन है उसको शायद उसका एहसास न हो, लेकिन जो 60 से पहले पैदा हुए लोग, तो उनको शदीद ये एहसास था कि हमारी सिक्योरिटी का एक मसला इस मुल्क में है। सिक्योरिटी के मसले को कुछ हद तक जो इंडियन हुकूमत और इंडियन स्टेट की सेकुलरिज्म थी उससे मदद मिली। यानी ये कि हिंदुस्तान सेकुलर स्टेट है, उससे थोड़ा एक एतमाद पैदा हुआ। हालांकि मैं ये कह दूं कि आज़ादी के बाद मुसलमानों ने सेकुलरिज्म को एक्सेप्ट नहीं किया। एक वो सेक्शन था जो उलमा हजरात का था, जो थियोलॉजिकल ग्राउंड पे दीनियाती नज़रिए से सेकुलरिज्म के ख़िलाफ़ था, इसलिए कि वो समझता था कि सेकुलरिज्म का मतलब है लादीनियत, और उसने एक्सेप्ट नहीं किया। आम मुसलमान ने उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन उसके दिमाग में एक शक था कि पता नहीं कितने दिन इंडियन स्टेट सेकुलर रह पाएगी कि नहीं। और अभी की जनरेशन में जो नौजवान मेरे सामने बैठे हैं, उनको एहसास इस बात का न हो, लेकिन
इंडियन स्टेट की सेकुलरिज्म से ज़्यादा एतमाद मुसलमानों का नेहरू में था। यानी जब तक नेहरू हैं हम सिक्योर हैं, सेकुलर स्टेट बनेगी कि नहीं बनेगी। बाद में जब सेकुलर स्टेट बन गई, फंक्शन करने लगी, और मैं कहूँगा फ्लरिश करने लगी, तब मुसलमानों को ये एतमाद पैदा हुआ कि सेकुलरिज्म अब कायम रहेगी, और उसके नाते उन्होंने अपने हुकूक की जो जद्दोजहद थी उसको भी मजबूत किया। और दो उसके बेस्ट एग्ज़ाम्पल हैं जिस तरह से मुसलमान ने शाबानो और बाबरी मस्जिद के ऊपर मोबिलाइज़ किया कि भाई सेकुलर स्टेट में भी हमारे भी कुछ हुकूक हैं, और हुकूमत से मुतालबा किया कि साहब ये हमारे हुकूक हैं, इनको आपको मानना चाहिए। तो सेकुलर स्टेट के कायम होने और उसके बाद स्टेबलाइज करने के बाद एक जहनीत पैदा हुई कि साहब हमको अपने हुकूक के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। दो चैलेंजेस पार्टीशन से पैदा हुए। मुझसे ये कहा गया था कि ये प्रोग्राम 11 बजे से 1 बजे तक है, तो मैं 15-20 मिनट बोलूँगा, 20-25 मिनट, उसके बाद बहस, गुफ्तगू है तो गुफ्तगू होनी चाहिए। दो चैलेंजेस पैदा हुए, और दूसरा चैलेंज ये था कि बैकवर्डनेस, कौम की पसमानदगी, और उसके दो एक्सप्रेशंस थे, एक गरीबी और दूसरे तालीमी पिछड़ापन। गरीबी के सिलसिले में मैं ये कहूँगा, दो बातें साफ कर दूँ। जितनी गरीबी हिंदू समाज में है उससे कम गरीबी मुसलमान समाज में, और जितनी गरीबी की इंटेंसिटी गैर मुसलमान समाज में है उतनी इंटेंसिटी मुसलमान समाज में नहीं। पहली बात तो ये समझ लीजिए। लेकिन मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका माशी एतबार से महरूम है, और 2 मिनट ले लूँ मैं इस पे कि 60 से लेकर 64 से 70 तक में मुसलमान समाज का जो ढांचा था वो उल्टा हो गया। यानी है कि जो इख्तिदार में थे वो नीचे जाने लगे, और माशियात की जो अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हुई उससे नीचे का एक तबका ऊपर आने लगा। मैं उसको बहुत ग्राफिक तरीके से ये कहता हूँ कि इस मुल्क में एक वक्त था कि अगर लड़के की बारात कार में ले जानी है तो फिर नवाब साहब के पास जाके गुजारिश करनी पड़ती थी कि अगर कार मिल जाए तो हमारे बेटे की बारात चली जाए। 1960-70 में सूरत हाल ये थी कि नवाब साहब की कार तो खड़े खड़े जंग लग गई थी, लेकिन छम्मन के पास कार थी। तो अगर नवाब साहब को अपने लड़के की बारात ले जानी होती तो छम्मन से गुजारिश करनी पड़ती थी कि कार मिल जाए तो
बढ़ा चले। ये इन्वर्जन हुआ, सोशल इन्वर्जन ये हुआ। और इस सोशल इन्वर्जन का नतीजा क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान ने तरक्की की, माशियात। अब वो मसला मैं यहाँ खड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन एलीट क्लास जो था वो ज़ाती एतबार से सुपीरियर था। और 64 से लेकर के जिन लोगों ने तरक्की की वो मिडिल ग्रुप था। तो मिडिल ग्रुप जो था वो ऊपर बढ़ा और जो एलीट क्लास था उसका डिक्लाइन हुआ। अगर आप बुरा न माने तो मैं ये कहूँगा कि कुछ हद तक वो जामिया के इस इलाके में भी रिफ्लेक्ट हुआ। जो जामिया की ट्रेडिशनल एलीट जिसने ये कॉलोनी बनाई थी तिकोना पार्क की, उसमें से बहुत से लोग तो रहे नहीं और नए लोग आ गए। तो आप कभी गौर कीजिए इस पे कि कितना टर्नओवर हुआ है जामिया शरीफ की इस एक कॉलोनी में, उससे आप अंदाज़ा लगाइए हिंदुस्तान का। खैर, मैं बहुत ज़्यादा नहीं खींचूँगा। तो जहाँ तक गरीब का सवाल है, यानी कौम की जो एलीट क्लास है, लीडरशिप जो है, उसने कभी मुसलमान की गरीबी को अपना एजेंडा नहीं बनाया कि उस पे वो जद्दोजहद करता। गरीबी दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन कभी हमने ये मुतालबा नहीं किया कि साहब हमारी भी तरक्की करें। नतीजा ये हुआ कि तरक्की से कुछ हद तक मुसलमान महरूम। मार्केट के ज़रिए वो उसने तरक्की की है, लेकिन सरकारी जो स्कीम्स है उससे फ़ायदा नहीं उठा पाया। और उसकी वजह ये है कि हमारे एलीट क्लास ने कभी इस पे ज़ोर डाला ही नहीं कि साहब ये होना चाहिए। तो एक तो बैकवर्डनेस हो, जब तक कम्युनिटी की इतने बड़े पैमाने पे बैकवर्डनेस रहेगी, कौम वल्नरेबल रहेगी, इसको नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते। दूसरा मसला एजुकेशन का है। और ब्रीफली कह दूँ कि उसके कुछ तो तारीख़ी वजूहात हैं, लेकिन उनको मैं अहम नहीं मानता और रिलेवेंट नहीं मानता। आज अंग्रेज़ों के बाद अंग्रेज़ी तालीम के ख़िलाफ़ हमारे उलमा हज़रात ने फतवे दिए। एक वो फैक्टर है। दूसरा एक फैक्टर ये है कि इस पे आज बहस है। एक मदरसा है और एक स्कूल है। ये सही है कि 6% बच्चे मदरसे में जाते हैं, और ये भी सही है कि 22% बच्चे स्कूल्स में जाते हैं। अब उलमा हजरात तो प्रीमियम मदरसा एजुकेशन पे देते हैं। मदरसा ही तालीम का ज़रिया होना चाहिए। फिर मैं कहूँगा कि बुरा ना मानिए, इसलिए नहीं कि उलमा हजरात को बड़ी फ़िक्र है आपके दीन की, बल्कि मदारिस एक ज़रिया है वो ज़कात हार्नेस करने की, जिससे वो अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। क्योंकि आपको शायद इस बात से
इसको समझें कि 45 से 55% ज़कात इस मुल्क की, और जो बाहर से ज़कात है वो उलमा हजरात के पास जाती है जो कि ज़कात के मुस्तहिक नहीं है। सिर्फ 45 से 40 से 45 या 35 से 45% ज़कात इस मुल्क की गरीब तक पहुंचती है तो पहुंचती है, वरना वो भी नहीं पहुंचती। तो मदरसा का तो पस मंज़र ये है। तरक्की मुसलमान ने 1947 के बाद बहुत की, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो उसके बहुत से एक्सप्रेशंस हैं। आपके इदारे खुले हैं, आपके बड़े बड़े इदारे खुले हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है, वो एक ज़माने में 1960 में यहाँ खेत, ये सब खेत हुआ करता है। आज इंस्टीट्यूशन दिखाई देता है। 1960 में आप जामिया आते थे तो जामिया नहीं दिखाई देते। 2015 में जब आप जामिया आते हैं तो आपको जामिया दिखाई देता है। इदारे हैं बनाए हैं तो है। लेकिन एजुकेशन के 3 मसले हैं। ब्रीफ छोटा करने के लिए मैं उसको 3 मसले करता हूँ। एक तो ये कि इसके बावजूद कि माशी तरक्की हुई है, उसके प्रोपोर्शन में तालीमी तरक्की नहीं। आज भी जो प्रॉस्परस क्लास है उसका एजुकेशन की तरफ रवैया जो है वो नकारात्मक है। वो अपने बच्चे पे जोर नहीं डालता, पढ़ जाए तो पढ़ जाए। क्या मैं आज आप स्कूल नहीं गए, और अगर बच्चे ने कह दिया नहीं गए, कोई बात नहीं, तो कोई प्रेशर नहीं बना। और ना ही हमारी एलीट क्लास ने कोई कैंपेन इस पे रन की। सर सैयद अहमद ने एक कैंपेन रन की, उसके बाद कोई कैंपेन रन नहीं की एजुकेशन। और जब तक एजुकेशन में आप आगे नहीं आएंगे तो आप मिडिल क्लास नहीं कॉन्स्टिट्यूट कर पाएंगे। नतीजा ये कि आज मुसलमानों में प्रॉस्पेरिटी है लेकिन मिडिल क्लास नहीं है। और अगर मिडिल क्लास बना है तो कुछ लोग नौकरियों में गए हैं, उससे बना है, और वो थोड़ा रुझान बदल रहा है। तीसरा एक मसला जो तालीम से रिलेटेड है, उसको भी जिक्र कर दूं। एक बहुत बड़ा चैलेंज कम्युनिटी के सामने ये कि आज की तारीख में लड़कियां ज़्यादा स्कूल में जाती हैं और लंबे अरसे तक स्कूल में रहती हैं बनिस्बतन लड़कों के जो कम स्कूल जाते हैं और कम वक्फे तक स्कूल में रहते हैं। उसका नतीजा क्या है कि आज आप अगर टेलीविज़न देखती हैं तो कितनी एंकर्स मुसलमान लड़के। तो उससे एक इम्बैलेंस कम्युनिटी के अंदर पैदा हुआ है कि लड़के तो पढ़ नहीं रहे हैं और लड़कियां ऊंची तालीम हासिल कर रही हैं। अब उसके इम्बैलेंसेस जो हैं वो कम्युनिटी के अंदर जो कॉन्जुगल रिलेशनशिप्स यानी फैमिली के अंदर के जो ताल्लुकात हैं उस पर असर पड़ा। क्योंकि अगर आप पढ़ने के बाद मैकेनिक से शादी करती हैं तो आपके एडजस्टमेंट्स की प्रॉब्लम्स हैं। ये चैलेंज छोटा नहीं है। हालांकि मैं उसको पॉजिटिव तरीके से भी देखता हूँ कि भाई इतनी तादाद में लड़कियाँ जा रही हैं तो उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होंगे आगे चल के, लेकिन शॉर्ट टर्म में इट्स क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स विद इन द कम्युनिटी जिसको कि हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी तरफ फिक्र नहीं है। तो एक तो मैं ये मुद्दा
थोड़ा करना चाहिए। अ, दूसरा जो मसला है, तो चैलेंज है कि हम डेमोक्रेटिक निज़ाम में रहते हैं, हम सेकुलर निज़ाम में रहते हैं। हमारे निज़ाम जो है जिसमें हम पनप रहे हैं वो सेकुलर डेमोक्रेटिक, आज भी सेकुलर डेमोक्रेटिक निज़ाम है। और मुझे ये लगता है कि डेमोक्रेसी किसी एक सतह पे नहीं फंक्शन करती, वो एक टोटल कॉन्सेप्ट है। तो आप ये नहीं कह सकते कि साहब हमको डेमोक्रेसी की ज़रूरत इसलिए है कि हिंदू मुस्लिम रिलेशनशिप्स डेमोक्रेटिक हो। यानी है कि हमको इंटर कम्युनिटी रिलेशनशिप्स में तो डेमोक्रेसी चाहिए, लेकिन इंट्रा कम्युनिटी रिलेशनशिप्स में डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि डेमोक्रेसी टोटल एक्सपीरियंस है, तो उसकी एक कंडीशनैलिटी है, सेकुलरिज्म की कंडीशनैलिटी है कि पूरे समाज में वो प्रोसेस आएगी और समाज पे असर डालेगी। पता नहीं अपनी बात को मैं कह पा रहा हूँ कि नहीं कह पा रहा हूँ, तो कहना ही चाहता हूँ कि डेमोक्रेटिक कौम ने इंटरप्रेट क्या किया, कौम ने इंटरप्रेट ये किया कि हमको डेमोक्रेसी तो चाहिए, लेकिन हिंदू मुस्लिम रिलेशनशिप्स में डेमोक्रेसी चाहिए, लेकिन वहीं उसको रोक दीजिए, कम्युनिटी के अंदर की रिलेशनशिप जो है वो हमें डेमोक्रेटिक नहीं चाहिए। नतीजा ये है कि चाहे वो गरीब और अमीर का रिलेशनशिप है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड का रिलेशनशिप है, या औरत मर्द का रिलेशनशिप है, वहाँ डेमोक्रेसी हमें नहीं चाहिए। फिक्र ये है, सोच ये है, और इस सोच का बहुत नुकसान कुछ हद तक है। तो मैं एक बात ये कहूँगा कि इसका नतीजा क्या हुआ कि कुछ गैर मुसलमान तंजीमों ने इस पे तहलका खड़ा किया कि साहब डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जेंडर रिलेशंस, औरत मर्द के रिलेशनशिप्स में बराबरी होनी चाहिए, कोई संतुलन होना चाहिए। संतुलन मतलब समझती हैं आप, बैलेंस होना चाहिए। तो कम्युनिटी ये कह कि बैलेंस होना चाहिए, मतलब अब उसमें दो ग्रुप्स हैं, एक तो फेमिनिस्ट हैं जो ये कहती हैं कि इसलिए ज़रूरी है, तो उन्होंने कहा साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दीजिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दीजिए तो जेंडर रिलेशनशिप्स अपने आप इक्वल हो जाए है। दूसरा ग्रुप जो है वो एक रेट्रोग्रेसिव हिंदू बीजेपी पॉइंट ऑफ व्यू है कि साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दीजिए, लेकिन उनका इंटरेस्ट इसमें नहीं है कि आपके यहाँ जेंडर रिलेशंस बराबर हो। उनका ये है कि हम आपको नीचा दिखा देंगे, देखिए हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दिया। जहनियत जो है वो ये है। तो फेमिनिस्ट और इसमें बीजेपी में आप एक डिफरेंस करें।
मैं एक सवाल ये कहता हूँ कि कम्युनिटी के सामने जो चैलेंज है कि ये पूरी यूसीसी की डिबेट जो है इसको नज़रअंदाज करके क्या ये मुमकिन है कि इंटरनल सोशल रिफॉर्म की प्रोसेस के ज़रिए हम इंटर जेंडर रिलेशनशिप्स को नॉर्मलाइज कर सकें। अब वक्त नहीं है, मैं बहुत ब्रीफली ये कहूँ कि ये जो मुस्लिम महिला मंडल है, आपने अखबार में पढ़ा होगा शायद, एक जमात है जिसने मुसलमानों के लिए, मुसलमान औरतों की तरफ से वो कैंपेन कर रहा है। तो उनकी कैंपेन क्या है कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए, और मैं खुद ज़ाती तौर पे ये मानता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस मुल्क में नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए तो क्या कौम अपने इनिशिएटिव से डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप्स कम्युनिटी के अंदर नहीं पैदा कर सकती? चैलेंज ये है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को रिजेक्ट कर दीजिए, लेकिन इंटरनल प्रोसेस से चेंज करिए। अब वहाँ दो मसले हैं, इशारतन मैं उसकी तरफ निशानदेही कर दूँ। एक मसला ये है कि कोई ये नहीं कह रहा है कि आप शरीयत बदल दीजिए, लेकिन वहाँ पे एक मसला ये है कि एक चीज़ होती है शरीयत और एक चीज़ होती है उस शरीयत की इंटरप्रिटेशन। ये डिस्टिंक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। उलमा हजरात जब ये कहते हैं कि औरत सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए है, तो वो इंटरप्रिटेशन है, वो शरीयत नहीं। और मेरा आर्गुमेंट ये है कि आप शरीयत को मत छेड़िए। शरीयत को बगैर छेड़े हुए भी आप बराबरी के जेंडर रिलेशनशिप्स पैदा कर सकते हैं। यानी ये कि आप, कोई ज़रूरी नहीं कि अगर घर में बाहर का आदमी आ गया तो आपको किचन में चला जाना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं। ये चेंज पॉसिबल है। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो इस वक्त कम्युनिटी के सामने है, वो कम्युनिटी के अंदर रिफॉर्म का। अगर आप वो कर लें तो उसके फ़वायद बहुत हैं। एक तो जेंडर रिलेशंस इक्वलाइज होंगे, दूसरे जो कम्युनिटी एटीट्यूड्स हैं उनमें तब्दीली है। हम आमतौर से आइसोलेटेड हैं, हमने अपने को इंसुलेट किया है, हमारे ताल्लुकात गैर मुसलमान से ही नहीं। 90% केसेस में हमारे ताल्लुकात गैर मुसलमान से, हम किसी वजह से नहीं ओपन। मेरे ज़ाती तौर पे प्रेसिडेंट त्रिपाठी से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और हर ईद में ये मेरे घर आते हैं। तो जो गैर मुसलमान मेरे घर आते हैं वो ये कहते हैं कि आपके घर में तो ईद में ज़्यादा हिंदू आते हैं, मुसलमान तो कम आते हैं। तो हम उस इंसुलेशन को क्रॉस नहीं कर पाए, न हम जो मस्जिद के अंदर उसको ब्रेक कर पाए, न जामिया शरीफ में ब्रेक कर पाए। तो ये इंसुलरिटी कम होगी अगर रिफॉर्म प्रोसेसेस कम्युनिटी के अंदर मजबूत हो।
कम्युनिटी में इसमें सोच नहीं है कोई। बदकिस्मती ये है कि कम्युनिटी के अंदर इस इशू पे सोच नहीं है, और हमारे उलमा हजरात ने अपना माइंड इस कदर फ्रीज कर लिया है, यानी फ्रीजिंग अगेंस्ट यूसीसी इज सम अंडरस्टैंडेबल। आपका माइंड फ्रोजन है, आपका माइंड बर्फीला हो गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक से, तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कम्युनिटी को रिफॉर्म की ज़रूरत नहीं। इस पे बर्फीला दिमाग का होना जो है वो मेरे लिए परेशानी की वजह है। हम अपनी लड़की को तालीम नहीं देंगे तो उससे एक्सपेक्टेशंस हमारी दूसरी होंगी, और उस प्रोसेस में हम जहाँ हैं वहाँ रहेंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे। और उसको रीइंफोर्स किया उलमा का। उसकी अपनी वजह है, उसकी वजह, बुनियादी वजह यह है कि अगर आप में फिक्र की कैपेसिटी डेवलप हो गई तो उलमा हजरात की अथॉरिटी का इरोजन, उनकी अथॉरिटी कमज़ोर पड़ेगी। आज तो आप अपने घर में ये कहते हैं कि मौलवी साहब ने कहा। जब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो मौलवी साहब से नहीं पूछेंगे, तो वहाँ वही सूरत हाल होगी कि पंडित जी तो हैं, लेकिन त्रिपाठी जी मुहूर्त निकाल लें, लेकिन करेंगे जो करना है इनको। तो फिर पुरोहित से सिर्फ ये पूछने जाएंगे कि हम नवरात्रे में कुट्टू खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, यही करेंगे। उसके अलावा पुरोहित की इम्पोर्टेंस नहीं है। हमारे यहाँ वो नहीं है सिचुएशन, हमारे यहाँ उलमा की बहुत प्रोमिनेंट सिचुएशन। और कम्युनिटी अगर बैकवर्ड रहेगी तो वो प्रोमिनेंस उनकी कायम रहेगी। देखिए, मैं दीनी तालीम के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि दीन उलमा का फंक्शन है जो मुसलमानों की रिचुअल और रिलीजियस ज़रूरियात हैं उनको पूरा करे, उसके बियॉन्ड उनका कोई रोल नहीं। तो फिर आपको इतने मदारिस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने लोग आपको मुअज्जिन और पेश इमाम और फातिहा करने के लिए चाहिए, उतने लोग ट्रेन कीजिए मदारिस में। सबके लिए क्यों मदारिस? मेरी फिक्र है। आखिर में एक बात और कहूँगा, और वो ये है कि बहरहाल इस वक्त की जो सिचुएशन है उसमें एक चैलेंज मुसलमान के लिए पैदा हुआ है कि जो पॉलिटिक्स का रेडिकलाइजेशन हुआ है, यानी हिंदुस्तान की मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इस मुल्क की जो सियासत है उसमें जो तब्दीली आई है और उनकी जो सोच है वो आप पे कैसे इम्पैक्ट करेगी, इसकी फिक्र कौम को है ही नहीं। बुरा मत मानिए, मैं फेसबुक पे
शरारतन कभी कभी लिखता हूँ, और मैं ये देखता हूँ कि मुसलमान जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं उनका कोई क्रिएटिव रिस्पॉन्स नहीं। मैंने अगर कोई पोस्ट किया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, या तो लाइक बटन दबा दिया और ये दबाया ही नहीं, और मैक्सिमम ये कहा वेरी गुड। लेकिन अगर मान लीजिए हिंदुत्व चैलेंज, जिससे हमारे दोस्त त्रिपाठी जी लड़ रहे हैं 15-20 साल से, तो जो वो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि हिंदुत्व चैलेंज बढ़ता, तो क्या कम्युनिटी के पास कोई स्ट्रेटेजी है? मैं समझता हूँ नहीं। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि पिछले कुछ महीनों में आपको याद होगा इस मुल्क में एक बहुत बड़ी डिबेट टॉलरेंस को लेकर खड़ी, टॉलरेंस इंटॉलरेंस। बीजेपी ने, उसके जो लीडरान हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए, बीफ खाना नहीं छोड़ोगे तो पाकिस्तान चले जाओ वगैरह वगैरह, तो एक डिबेट हुई और मैं समझता हूँ काफ़ी वसी बहस हुई। इंडिया के हर हिस्से से उसमें लोगों ने मुसलमानों की 2 रिप्रेजेंटेटिव जमात हैं, अपने को रिप्रेजेंटेटिव कहती हैं, जमीयतुल उलमा हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। दोनों में से किसी ने इस टॉलरेंस के मुद्दे पे नहीं बोला। क्यों नहीं बोला भाई? अगर ये चैलेंज है तो आपको बोलना चाहिए। और जब आप नहीं बोल रहे हैं तो कौम नहीं बोल रही, क्योंकि कौम में तो इस पर फिक्र है ही नहीं। अभी मैंने एक पोस्ट किया 4 दिन से 10 दिन पहले कि भी अगर मजाक था, वो मजाहिया पोस्ट था कि अगर अखंड भारत बन गया तो फिर बीजेपी के लीडरान मुसलमानों को कहाँ भेजेंगे? हैं? इस पे करीब 150-200 लोगों ने रिएक्ट किया। एक मुसलमान ने जवाब दिया कि लगे मुसलमान वहीं रहेंगे जहाँ हैं। अब मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे एक एग्जाम्पल है कॉम्प्लेसेंसी का। आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं उस चैलेंज को जो सिर्फ मज़हब की आइडियोलॉजी पे नहीं है अटैक, डेमोक्रेसी पे अटैक है, सेकुलरिज्म पे अटैक है। आप उसकी अहमियत को समझ नहीं रहे हैं और इसलिए आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि अगर कल आपको लड़ना पड़े तो कैसे लड़ें। कल को अगर फोर्सेबल घर वापसी होने लगे तो आप क्या करें? थोड़ी देर के लिए सोचिए। मैं समझता हूँ कि एक मेजर चैलेंज कम्युनिटी के सामने ये है कि आने वाली सिचुएशन, जो इस वक्त मौजूदा सिचुएशन है, उसमें आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी लड़ने की? क्या आपने सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो सोचने की ज़रूरत है। कहने को तो बहुत कुछ है। मैं पेशे से मास्टर आदमी हूँ और घंटे की कभी मैंने लिमिटेशन को माना नहीं, लेकिन अब वो जामिया शरीफ में तो आके वो नहीं कर सकता मैं, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ मैं रुक जाता हूँ और फिर आप लोग अपने तासुरात पेश करें।
शुक्रिया। जिस समाज में आप रहते हैं, आप परेशान हो या न परेशान हो, हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा तबका बीजेपी से परेशान है कि नहीं? अगर इस मुल्क में सेकुलरिज्म के लिए बहस और डेमोक्रेसी के लिए बहस हमारा मुद्दा न भी हो, तो हिंदू सेकुलर क्लास के लिए वो बहुत बड़ा मुद्दा है। तो वो लड़ रहे हैं। तो एक तो स्ट्रैटेजी मैं समझता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है कि भाई आप जो स्ट्रगल्स हैं, क्या आप उसका हिस्सा हैं कि नहीं है, आप उसमें शामिल हुए हैं कि नहीं हुए। जब वो मोबिलाइजेशन चाहे गांधी पीस फाउंडेशन में होता है या वो रामलीला ग्राउंड में होता है, तो आप वहाँ जाते हैं कि नहीं जाते? अगर आप नहीं जाते हैं तो देयर इज समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग, बिकॉज त्रिपाठी जी वहाँ जाते हैं और इम्तियाज़ अहमद भी वहाँ जाते हैं, लेकिन बहुत सी बड़ी तादाद में मुसलमान उस में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो पहली बात तो मैं सोचता हूँ कि बहुत जो स्ट्रैटेजी का मसला है, एक तो स्ट्रैटेजी है कि भाई एक स्ट्रगल चल रहा है, उस स्ट्रगल में आप कितना शामिल होना था। दूसरी बात ये कि कभी इस पे बहस तो करिए बैठ कर। हम ड्राइंग रूम में बैठ कर के गाली देते हैं। हमारी एक प्रैक्टिस ये है कि हमारे ड्राइंग रूम में तो हम बहुत सी बातें करते, पब्लिक स्पेस में उसको नहीं करते। तो कम से कम इस पे बहस तो शुरू कीजिए। कौम के अंदर इस पे एक बहस होनी चाहिए कि भाई डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी से हमें फ़ायदा हुआ है, इसको आप नहीं कह सकते कि नहीं हुआ। आज मुसलमानों की हैसियत में बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसकी है कि डेमोक्रेसी इस मुल्क में थी या है। उसने आपको मौक़े फराहम किए, उसने आपको डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ पैदा की जो न होती। अगर डेमोक्रेसी न होती तो न होती, और अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो क्या आप इस बात को नज़रअंदाज कर देंगे और कोई बहस नहीं करेंगे? मतलब मैंने लिखा कि भाई क्यों जमीयतुल उलमा हिंद ने क्यों नहीं इस डिबेट में हिस्सा लेना चाहिए था। आपको कहना चाहिए था कि आर्च बिशप ऑफ कैलकाटा या बेंगलोर स्टेटमेंट दे रहा है कि इंटॉलरेंस बढ़ रही है। मुसलमानों की किसी जमात ने ये नहीं कहा कि इंटॉलरेंस बढ़ रही है। उसकी एक वजह ये हो सकती कि हम खुद भी इंटॉलरेंट, और क्योंकि हम इंटॉलरेंट इसलिए हमें हिंदू की इंटॉलरेंस जो है, हिंदुत्ववादी की इंटॉलरेंस पे एतराज़ नहीं। एक तो यह सोच हो सकती, क्योंकि मेरा एक ऐसा वो है, आप तो सब बहुत सिविलाइज्ड लोग हैं, तो उसका एक फ़ायदा ही है कि कम से कम मेरी पूरी बात सुनने के बाद आप रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसे सेमिनार्स में मुसलमानों को मैं गया हूँ जहाँ पहला लफ्ज़ बोला नहीं कि उसके आगे नहीं सुनना। तो एक इंटॉलरेंस है, कम्युनिटी के अंदर भी वो इंटॉलरेंस है। वो मज़हबी मसाइल पे इंटॉलरेंस तो हम समझ सकते हैं, समाजी और सियासी मसाइल पे इंटॉलरेंस है वो मैं नहीं समझ पाता, क्योंकि वहाँ बहस हो सकती।
मैं मज़हबियात पे बहस नहीं करना जा रहा हूँ, मैं समाजियात और पॉलिटिक्स पे बात कर रहा हूँ। वहाँ पे तो सोच होनी चाहिए, बदकिस्मती से नहीं। तो मैं कहूँगा कि भाई आप अपने घरों में कभी आपने इस पे डिस्कस किया है? कम से कम आमिर खान ने तो डिस्कस किया है। आमिर खान ने कहा कि भाई मेरी बीवी ये कहती है कि छोड़ करके चला जाना चाहिए। क्या हम अपने फैमिली में इस पे बहस कर रहे हैं? क्या हम अपनी कम्युनिटी में इस पे बहस कर रहे हैं? मुसलमानों के पास एक बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है फतवे का, और उससे ज़्यादा पावरफुल है जो फ्राइडे सरमन। फ्राइडे सरमन, जुमे की नमाज का। तो हमने कभी इस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल किया? अगर हर फ्राइडे को हमारे पेश इमाम साहब ये कहें कि मुसलमान का फ़र्ज़ बनता है कि अपने बेटे को तालीम दे, तो उसका कुछ तो असर होता? नहीं दिया। पिछले 60 सालों से 75 सालों से खुतबा जब मैं सुनने जाता हूँ तो वही बकरे के दांत और बकरे की पूंछ, उसी पे खुतबा होता है। खुतबा इतना पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते। क्या हमने कभी खुतबे के इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल किया? नहीं किया। हमको खुतबे के इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करना चाहिए इस बहस को प्रमोट करने के लिए कि भाई अगर इस मुल्क में एंटी डेमोक्रेटिक, एंटी सेकुलर फोर्सेस मजबूत होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। हम तो नहीं सोच रहे कि कोई हमारे पास कोई मुकम्मल स्कीम है या स्ट्रेटजी, तो वो मैं उसकी तरफ जी। मेरा एक सवाल है कि आपने जो इंट्रा कम्युनिटी, हाँ बोलिए बोलिए, देख लिया। आपने जो इंट्रा कम्युनिटी डेमोक्रेसी की बात की, तो जहाँ तक जेंडर का इशू आता है तो वहाँ तो समझ में आता है, लेकिन बाकी और किस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे थे, थोड़ा इलेबोरेट करेंगे? हाँ मैं बिल्कुल एलिबरेट करूँगा। वो मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम इस पे क्लियर हो जाएं कि एक है शरीयत एक चीज़ है। शरीयत बदल नहीं सकती, उलमा हजरात का कहना ये है। मेरा अपना ये कहना है कि शरीयत भी बदली है, क्योंकि एक शरीयत कुरान में कंटेंड है और एक शरीयत जिसको हम आप मानते हैं कि ये शरीयत, दोनों में तनाज़ा है। दोनों में तनाज़ा है। तो एक तो ये मसला है, दूसरा इंटरप्रिटेशन का मसला। मौलवी हजरात के पास एक लाइसेंस है। अगर इम्तियाज़ अहमद खड़े होकर के बोले तो कम्युनिटी के पास उसका इंस्ट्रूमेंट क्या है? कहने के अच्छे मुसलमान नहीं है। किसी कौम में इस पे बहस नहीं है कि अच्छे हिंदू हैं कि नहीं हैं, अच्छे क्रिश्चियन हैं कि नहीं। जैसे भी हैं त्रिपाठी जी जो हैं वो हिंदू हैं। मुसलमान कौम अकेली वाहिद एक कौम है जिसमें कांस्टेंट इस पे बहस है कि अच्छे मुसलमान कि नहीं है।
तो आप जैसे ही बोलना शुरू करेंगे कहने लगे ये अच्छे मुसलमान है, मानती हैं आप? दूसरा मुद्दा ये है, एक लाइसेंस है कि जो इंटरप्रिटेशन आप देते हैं वो हम मान लें। तो वहाँ कॉन्ट्रडिक्टरी पिक्चर है। एक तरफ आपका आर्गूमेंट है कि शरिया तब्दील नहीं हो सकती और मैं खुद उसके फेवर में हूँ। दूसरा आर्गूमेंट ये कि वक्त अलग अलग वक्तों में आपने शरिया को बदला है। यूं समझिए कि हनफी फिक्र में घर वाला छोड़ के चला जाए तो 90 साल तो आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा। उसको बदल करके शहाफी शरिया का हमने इस्तेमाल किया और डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट पास किया। खुला का अधिकार है, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट में हमने खुला का अधिकार औरत से वापस ले लिया। तो इस बैकग्राउंड को समझिए। और जब मैं इक्वालिटी और जेंडर रिलेशंस की बात करता हूँ, वो आज बहस चल रही है। हिंदू समाज में भी उतनी ही प्रॉब्लम है। आज बहस इस पे चल रही है कि औरत क्यों नहीं मंदिर में जा सकती है, या क्यों जो मूर्ति रखी है उसके ऊपर तेल नहीं आ सकती। ये बहस चल रही है। चैलेंज कर रही हैं लड़कियाँ। कलबुर्गी चैलेंज करते थे। हमारे मज़ारों में भी वो है। औरत की एंट्री एक पॉइंट तक है। अगर गरम मिजाज सेंट है तो ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। अगर सॉफ्ट माइंडेड सेंट है तो आप ऊपर तक चले जाइए। तो ये इनइक्वालिटीज़ हैं समाज के अंदर, ये इनइक्वालिटीज़ हैं और इसको दूर करने की जरूरत है। मैं सिर्फ आपने कहा कि और वजाहत करें तो मैं एक वजाहत करूँ। आपने जो अभी दो तीन एग्जांपल्स दिए हैं, दे आर ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, what I am asking is whether you can give other elaborative examples where other than gender equality, where inter-democracy within the community is required. देखिए, मैं उसके दूसरे फील्ड्स में से एग्जांपल्स, हम मसावात के कायल हैं। हम ये कहते हैं कि इस्लाम में मसावात बहुत अहम है, मानते हैं। वी बिलीव इन इक्वालिटी। यहाँ तक कि हम कहते हैं कि इस्लाम इज़ एन ईगालिटेरियन रिलीजन। कहते हैं कि नहीं कहते? लेकिन मस्जिद में जब जाके खड़े होते हैं तो सैयद साहब आगे खड़े होते हैं और कौम से अगर मैं धोबी हूं तो मैं पीछे खड़ा। आप कह दीजिए कि ये गलत है, बहुत लोग कहते हैं। रियलिटी यह है कि क्लास स्ट्रक्चर के साथ साथ आपके यहाँ एक स्टेटस का स्ट्रक्चर, एक क्लास सिस्टम है जिसमें पहले मैं गरीब था, अब मैं अमीर हूँ, और एक स्टेटस स्ट्रक्चर है। वो स्टेटस का स्ट्रक्चर जो है वो नहीं बदलता।
अगर लाल बेगी है तो घर के अंदर तो शायद आ सकता है, लेकिन डाइनिंग टेबल पे बैठ के आप उसके साथ खाना नहीं खाएंगे। यू नो, देयर इज द नीड स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स जो स्टेटस पे बेस्ड है। नतीजा ये है कि इसके बावजूद कि हम इक्वलिटेरियन अपने को कहते हैं, बुनियादी तौर पे ये भी सही है कि इतनी मस्जिदें इसलिए बन रही हैं कि आपकी मस्जिद में हम आए तो हम पीछे ही खड़े हो सकते हैं, आगे नहीं खड़े हो सकते। तो अब हमारे पास पैसे हैं, इसलिए हम अपनी मस्जिद बना लेते हैं। और आप अगर पिछले 40 सालों में मस्जिदों के डेवलपमेंट पे रिसर्च करें तो ज़्यादातर मस्जिदें कास्ट बेस्ड हैं। अंसारी बिरादरी ने, मैंने जिस गांव में फील्ड वर्क किया, 14 महीने उस गांव में मैं रहा, तो वो शेखजादों का मकान गांव था। तो शेखजादे तो उनसे ज़्यादा मजहबी अंसारी थे, उनका तो यकीदत जैसा वो डुलमुल था। लेकिन मस्जिद में शेखजादे ही खड़े होते थे आगे, और अंसारियों को नहीं खड़ा होने देते। अगर वो हिम्मत भी कर लेते। तो मैं जो बात कह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी मस्ट रन ऑल थ्रू। जेंडर रिलेशंस हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में डेमोक्रेसी नहीं है। हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में कम्युनिटी लेवल की बात कर रहे हैं, पर हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद इन द फैमिली डेमोक्रेटिक नहीं है कि नहीं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू समाज में डेमोक्रेटिक, उनकी प्रॉब्लम हमसे ज़्यादा सीरियस है एक सेंस में। लेकिन फैक्चुअली ये सही है कि हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स डेमोक्रेटिक नहीं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सिर्फ जेंडर रिलेशंस हैं। देयर शुड बी ए टोटल democratization of relationships in society. That also means caste. That also means status. That also means you know, मैं अपनी बेटी से कैसे बात करता हूँ। उस दिन टेलीविज़न पे रविश कुमार के एक प्रोग्राम में एक साहब ने कहा तुम, तो रविश ने फौरन कहा कि भाई ये आप तुम लफ्ज़ मत इस्तेमाल हैं। इस एंटी, आपको याद होगा ये इंसिडेंट, एंटी डेमोक्रेटिक। हम कितने रिलेशनशिप्स में तुम इस्तेमाल करते हो, कितने में आप इस्तेमाल करते हो। और हमारा आप जो है वो हमेशा छोटा है, और हमारा तुम जो है वो सबसे बड़ा, क्योंकि वो डेमोक्रेसी का एक्सप्रेशन, इट्स ए लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी, और हम नहीं कर पाते। तो होना चाहिए, ठीक है। और कुछ मुतमईन नहीं हुए आप? माइक ले लीजिए। नहीं, वो बोलना चाहे। प्रॉब्लम मालूम पड़ती है वो ये कि हमारे हिंदुस्तान की जो राजनीति है उसके दो ड्राइविंग फोर्सेस हैं। एक तो मार्केट या कॉर्पोरेट सेक्टर वो ड्राइव करता है, उसका मीडिया, और दूसरा फिरका वारियत। और वो इतना बड़ा फोर्स बन गई है कि दूसरे बाकी फोर्सेस उसके सामने कमज़ोर है। और हालत ये हो गई है कि जब से हुकूमत में आए हैं तब से हरियाणा के देहातों में या पश्चिम उत्तर प्रदेश के देहातों में मैं कई बार जाता हूँ,
तो वहाँ पर 50-50, 100-100 लोगों के ग्रोह खड़े हो गए जो हिकड़ी जमाते हैं और बिल्कुल बेरोजगार जो जो बेज़मीन मजदूर हैं, ज़्यादातर मुसलमान बेज़मीन मजदूर हैं इन इलाकों में, उन लोगों पे अपनी एसेप्ट करते हैं कि तुम्हें रहना है तो जैसे हम कहें वैसे कह के रहो। अगर हमने कहा कच्ची मस्जिद बना के रहना है तो कच्ची मस्जिद में रहो, पक्की मत बनाओ इसको, वगैरह वगैरह। तो जो इतनी असर्टिवनेस आई है वो पॉलिटिकल पावर में चूंकि ये पहुंच गए इस वजह से ज़्यादा आई है। तो मुस्लिम आवाम या मुस्लिम लीडरशिप इन इस माहौल में जहाँ पर कि आपके जड़ें काटी जा रही है, उस पर कैसे रिएक्ट करें, क्या करें? उसकी रहनुमाई संसद में भी बहुत हल्की है, विधानसभाओं में कमज़ोर है, मीडिया वगैरह में तो बहुत कम सुनाई देती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ रास्ता दिखाएं। देखिए, रास्ता दिखाना तो और लोगों का काम होता है, हम तो रास्ता ढूंढने वालों में हैं। मैं बुनियादी तौर पे यह समझता हूँ कि जो आपने 20 मिनट में जो बात मैं नहीं कह पाया, आपने उसको बहुत संक्षिप्त में 5 सेंटेंसेस में बात कह दी कि आज जो जद्दोजहद है वो इस पे है कि एक ऐसे माहौल में जिसमें हम खुशहाली से रह सकें, irrespective of our religious belief, या ऐसी सूरत हाल जिसमें हम खुशहाली से रह सकते हैं अगर हम वो सब करने को तैयार हैं जो आप चाहते हैं। You know, it's a distinction between slavery and equality. आरएसएस की सोच और आरएसएस का पिछले 20 सालों में जो छोटे शहरों और गांवों में पेनिट्रेशन हुआ है, तो वहाँ सोच ये है कि भाई तुम अगर रहना है तो इस तरह से रहो, तुम बीफ खाओगे तो नहीं रह सकते, फिर पाकिस्तान जाओ। मैं तो उसको एक सेंटेंस में सम अप कर दी। तो मैं ये बात कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज है और आप इससे इत्तेफाक करेंगे कि इट्स ए बिग चैलेंज। हमारे पास सोच नहीं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे सोच नहीं, क्योंकि हम मार्केट के बेनिफिशियरी हैं। देखिए, इस मुल्क में मार्केट से मुसलमान ने बहुत फ़ायदा उठाया, स्टेट से नहीं उठा पाया उतना। तो मार्केट के वो एंटाई नहीं है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा है कि मार्केट फोर्सेस का ये जो कम्युनल आइडियोलॉजी है, इससे जो नाता है, इससे जो रिलेशनशिप है, यानी कम्युनलिज्म कैन बी वेरी डेंजरस इफ इट इज इन कंजंक्शन विद द कैपिटलिस्ट फोर्सेस। मीडिया, सारा मीडिया बिका हुआ। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी को तो समझा ही नहीं मुसलमान कम्युनिटी ने इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं तो उससे आगे जाके कह रहा हूँ कि आपके पास कोई सोच ही नहीं है कि ये मुद्दा है, और अगर सोची नहीं तो आप कैसे लड़ोगे? कैसे लड़ोगे? क्या आईएएस में जाओगे जहां हुकूमत आपको जाने नहीं देगी? और अगर आईएएस नहीं, वही ऑल्टरनेटिव अगर नहीं है, और वो ऑल्टरनेटिव आप एग्जीक्यूट इसलिए नहीं कर सकते कि समाज का जो ताना बाना है उसमें आप कनॉट प्लेस में अगर टेररिस्ट अटैक कर देते हैं तो आपके लिए जो मस्जिद में वापस जाना बड़ा मुश्किल।
है कि नहीं? फिजिकल, जो फिजिकल ताना वाना है हमारे रहाइश का, उसमें टेररिज्म इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव। तो क्या हम सब टेररिस्ट हो जाएंगे अगर वो सूरत हाल पैदा हो? नहीं होंगे तो फिर ऑल्टरनेटिव्स क्या? और मैं डाक्टर साहब इस पर बिल्कुल कन्विंस हूँ कि जो मूवमेंट्स जहाँ जहाँ एंटी कम्युनल मूवमेंट्स हैं, मुसलमान को उसको सपोर्ट करना चाहिए। ही शुड बी ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट मूवमेंट। ये नहीं कि जब हमारे यहाँ जाके खटखटाएंगे तब हम जागेंगे। अभी हमको जागने की ज़रूरत है, अभी जागने की। और मैं ये समझता हूँ कि वो सीरियस मसला है जिसको आप नज़रअंदाज न करें, क्योंकि हम आप अगर मदद करेंगे तब तो मोदी फिर से नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप ये अल्लाह पे छोड़ देंगे तो मोदी फिर से वापस आएगा। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि हमारी जद्दोजहद से कम्युनल फोर्सेस की एसेंडेंस न बढ़े, वो ज़्यादा ताकतवर न हो। और इसलिए मैं बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इंटॉलरेंस डिबेट में, क्योंकि एक मुद्दा है। आप जिस किस्म की पॉलिटिक्स कर रहे थे वो इंटॉलरेंट पॉलिटिक्स थी, और उस इंटॉलरेंस की डिबेट का नतीजा ये हुआ कि बोलना पड़ा, मोदी साहब को भी बोलना पड़ा कि सर्वधर्म संभाव और ये वो तो डेमोगॉग है, डेमोगॉगी की स्टाइल है, आरएसएस का स्टाइल वही होता है। लेकिन वो मजबूर हुए इस बात पे बोलने के लिए कि साहब हमारी परंपरा जो है वो साझी परंपरा है। उस इंटॉलरेंस डिबेट का नतीजा ये हुआ। अब उसमें हम शामिल ही न हों तो कमज़ोर पड़ जाते। भाई देखिए, पूरी इंटॉलरेंस डिबेट वाज लेड बाय द लिबरल हिंदू और लिबरल मुस्लिम। द मेन स्ट्रीम मुस्लिम कम्युनिटी जिसको के रिप्रेजेंट करते हैं, तब ये पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयतुल उलमा हिंद, वो खामोश बैठे रहे। तो खामोशी से तो काम नहीं चलने वाला। आपको कहीं न कहीं ये जद्दोजहद करनी पड़ेगी कि साहब मॉडरेट स्ट्रक्चर होना चाहिए। देखिए, कुछ इनक्वालिटीज बर्दाश्त के काबिल हो, और कुछ बर्दाश्त से जब बाहर निकल जाती हैं, जब बाप बहुत ज़्यादा आपके ऊपर वो ज़्यादतियाँ करने लगता है, तो लड़का छोड़ करके बम्बई जा कर के मिस्त्रीगिरी करना शुरू करता है। तो उस स्टेज का इंतज़ार न करें। वी मस्ट रिकॉग्नाइज, वी मस्ट एनालाइज एटलीस्ट कि क्या इस वक्त सिचुएशन। क्यों आपने इशारा किया मार्केट फोर्सेस का? हम सब मार्केट फोर्सेस से बड़े खुश हैं। आप भी अपनी बीवी को लेकर के सैटरडे को कहने लगे चलो भाई वसंत कुंज मॉल घूम आते। लेकिन वो मार्केट खतरा है। मैं नहीं जाता मार्केट उसमें, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि वो सिंबल है एक तरीके से उस पॉलिटिकल इकोनॉमी का जिसमें कम्युनलिज्म पनपती। और हम नहीं जाते। आप तो मज़े से जा कर के वहाँ पे वो कंटेकी फ्राइड चिकन खाते, मैकडोनल्ड में बैठते। कितने लोग जाते हैं मिडिल क्लास मुस्लिम्स, कभी सोचते नहीं कि मार्केट का क्या ताल्लुक़ है समाजियात से। यह है मामला। और पूछिए। सर, मैं मुनाज़िर अर्शद, ये इल्ज़ाम है कि
चैलेंजेस तो बहुत है सर, लेकिन ऐसी क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए कि हम इसे अचीव कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं? तो कोई ऐसी स्ट्रेटजी बताएं कि हम लोग आगे चल के कुछ बेहतर कर सके इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए। देखिए, आपका सवाल जो है वो आपकी बात सही है कि चैलेंजेस बहुत हैं, और सारे चैलेंजेस का एक जवाब नहीं है। हर चैलेंज का एक अलग अलग जवाब है। एक सिंपल सी बात ये कहूँगा कि हम कितने ओपन, क्योंकि बहस इस पे है। पिछले 150-200 साल से यूरोपियन हिस्ट्री की बहस ये है कि कौन ओपन सोसाइटी है। आप ओपन सोसाइटी की जो बहस को पढ़ें सोशियोलॉजी में, तो एक ओपन सोसाइटी है जो इंटरैक्टिव सोसाइटी है, क्या हमने 50 साल में, 60 साल में अपने को ओपन सोसाइटी बनाया है? मैं समझता हूँ कि नहीं। हम मुस्लिम सोसाइटी रिमेन्स ए क्लोज सोसाइटी, इसीलिए मैंने लफ्ज़ इंसुलेशन इस्तेमाल किया। कम्युनिटी ने कहीं ना कहीं अपने को इंसुलेट रखा, और इंसुलेट रहे तो उससे क्या हुआ कि जो 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 फिज़ा बाहर है, जो हवा चल रही है, गांधी जी कहते थे ना कि भाई सारी हवाएं आने दो, तो हमने अपने को ब्लॉकआउट किया उन पॉजिटिव थॉट प्रोसेस से और सोशल फोर्स से जो होनी चाहिए। आपके जहन के पर्दे अगर खुल जाएं और उसमें आप ये सोचने लगें कि ये शरई मसला है और ये सियासी मसला है, तो फिर आप शरा को सियासत में नहीं लाएंगे और सियासत को शरा में। हम वो नहीं कर पाए, 50 साल में हम वो नहीं कर पाए। जहाँ हमने ये कहा कि साहब औरत के रिलेशनशिप, मर्द के रिलेशनशिप में कुछ बैलेंस होना चाहिए, तो पिट जवाब ये होता है कि आप तो शरिया के खिलाफ। शरिया इन्वॉल्व ही नहीं है इसमें, शरिया का कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसलिए हम इंसुलर रहे हैं, हम इंसुलेटेड रहे हैं, इसलिए हमने बेनिफिट इस बात का नहीं उठाया कि जो हवाएं, और उसमें एक मजबूरी ये भी है कि कौम में पढ़ने का रवाज है। और पढ़ने का रवाज है तो समझना क्या रवाज है। कुरान शरीफ हम पढ़ते हैं, हम समझते नहीं। और कुछ हम पढ़ते नहीं। अब ये लर्निंग सोसाइटी इटसेल्फ इज एन ओपन सोसाइटी। मुझे आप बता दीजिए कि आपके घर में पिछली किताब कब खरीदी गई थी? क्या हर महीने आप जाकर किसी बुक शॉप में तलाशते हैं कोई ऐसी किताब कि शियों के ऊपर अच्छी किताब दे दीजिए? हम सर फोड़ते हैं अपने बरेलवी और देवबंदी होने के, राइट्स कराते हैं
हमने कभी कोई किताब पढ़ी है कि भाई सेक्टेरियनिज्म क्या है इस्लाम में? नहीं पढ़ी। तो दिमाग के पर्दे जब खोलेंगे नहीं हम, तो हवा कहाँ से आएगी? और वो हवा अगर फरोख में आए तब तब्दीली आएगी। इसीलिए मुसलमान समाज की जो प्रॉब्लम है वो ये नहीं है कि चेंज नहीं हो रहा। प्रॉब्लम ये है कि मुसलमान एक निज़ाम में रहने का कायल है। देर इज़ ए निज़ाम, तो निज़ाम के बाहर मत जाओ। अब उसमें निज़ाम के अंदर कोई तब्दीली आ जाए तो उससे तब्दीली आ रही है तो वो स्लो है। Muslims are slow changing, Muslims are not unchanging. Muslims are slow changing because निज़ाम का इतना दबदबा है कि आप उससे बाहर नहीं निकल पाते। कैसे निकलती? यहाँ से मथुरा रोड तक तो नकाब पहन के चली गई और मथुरा रोड में अपनी नकाब उतारती। तो निज़ाम का इतना दबदबा है कि आपके यहाँ तब्दीली की प्रोसेस जो है वो स्लो है। वो एक्सेलरेट हो सकती है, वो एक्सेलरेट हुई है अगर ज़हनी पर्दे खुलते हैं तो वो प्रोसेस एक्सेलरेट होती है। जो सवाल उठा रहे हमारे नौजवान दोस्त, वो मैं ये कहूँगा कि देखिए हम पढ़ते ही नहीं, हम तो अखबार भी नहीं पढ़ते, क्योंकि अखबार में तो वो है जो हिंदू सोचता है, तो हम पढ़ते ही नहीं। सियासत पढ़ते, तो हम पढ़ नहीं रहे हैं। एंड सिंस वी आर नॉट ए लर्निंग सोसाइटी, वी आर नॉट ऑल्सो चेंजिंग सोसाइटी। तो है, चेंज है, मैं कब कह रहा हूँ कि चेंज नहीं है, लेकिन स्लो चेंज है। उस चेंज को हम एक्सेलरेट कर पा सकते हैं क्या? अरब वर्ल्ड में वो चेंज क्राइसिस से आया है, यू नो, रिफ्यूजी। अब आप वो निज़ाम तो टूट गया, जिस निज़ाम में आप रहते थे वो तो टूट गया। अगर वो सूरत हाल यहाँ भी पैदा हो जाती तो यहाँ पे भी तब्दीली का रेट चेंज होता। यूरोप वगैरह में आज वो निज़ाम ब्रेक कर गया, ब्रेक कर गया, इसलिए बहुत रैपिड चेंज। ये मेरी गुजारिश आपसे ये कि आप पढ़िए और एक किताब है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ इस घर को छोड़ करके आबिद साहब का घर है। तो आबिद साहब ने एक किताब लिखी, नेशनल कल्चर ऑफ इंडिया। मैं उसको बहुत मास्टरपीस किताब समझता हूँ। 12 रुपए की मिलती है NBT में। मैं समझता हूँ हर मुसलमान को पढ़नी चाहिए, लेकिन नहीं पढ़ते। जब हम या तो क्राइसिस हमको अप्रूव करती है तब हम चेंज होते हैं, या हमारी लर्निंग प्रोसेस हमको अप्रूव करती है तब हम चेंज, तब हम क्वेश्चन करना शुरू करते। लर्निंग प्रोसेस है नहीं। फॉर्चुनेटली हम इतने स्टेबल सोसाइटी रहे हैं कि रिफ्यूजी तो है नहीं, माइग्रेशन है। हम जाकर के गल्फ में पैसा कमाते हैं, लाते हैं।
बड़े से बड़ा मकान बनाते हैं। हम उसका कोई भी पोर्शन तालीमियात पर नहीं शुरू करते स्पेंड करते। कभी आप गौर कीजिए कि जो गल्फ रिटर्नीज हैं उनका इन्वेस्टमेंट पैटर्न क्या है। टोटली नॉन प्रोडक्टिव। मकान बना दिया, बीवी के पास जेवर बेपनाह हो गए हैं। यही तो इन्वेस्टमेंट, टोटली नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है। There is a great amount of wealth over which they are sitting. ज़्यादा सिनेमा देखना शुरू कर दिया। तो चेंज की प्रोसेस को कैसे एक्सेलरेट करें कि कौम में तब्दीली आ सके, वो फिक्र होनी चाहिए। और वो गाली दे के नहीं आएगा। मैं बहुत एंटाई उलमा हूँ, लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप्स में उलमा हजरात के साथ मेरे बेहतरीन ताल्लुकात हैं, क्योंकि मैं उनसे जिरा करता हूँ, उनको गाली नहीं देता। या तो हमारे यहाँ जो छोटा मोटा एजुकेटेड क्लास पैदा हुआ वो तो उलमा को गाली देने लगा, जिरा किसी ने नहीं। आपके जामिया शरीफ में एक बार मेरे एक बहस हो गई। मसला ये है कि क्या ज़कात का पैसा आप गैर मुसलमान को दे सकते। शरई पोजीशन ये कि दे सकते। उलमा हजरात ने आज़ादी के बाद एक फतवा जारी किया कि साहब सिर्फ मुसलमान को ही दीजिए। मैंने ये सवाल उठा दिया। अल्टीमेटली मौलवी साहब के पास कोई जवाब नहीं मिला, तो कह ले कि भाई अल्लाह ताला ने आपको इतना दिया है, किसी और मद में से गैर मुसलमान को दे दीजिए, कोई ज़रूरी है कि ज़कात ही उनको दीजिए। तो मैंने कहा मौलाना ये मेरी सवाल का जवाब नहीं। मेरा बहुत स्ट्रेट एंड सिंपल जवाब है कि दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, क्योंकि ये आयत है और इस आयत के हिसाब से अगर मिस्कीन है तो इंटाइटल्ड। ये तो नहीं लिखा है कि मुसलमान मिस्कीन तब इंटाइटल्ड। तो ये बहस करना चाहिए, ऑफेंड करने के लिए नहीं। मैं आपसे बहस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको ऑफेंड करना चाहता, मैं आपको कन्वर्ट करना चाहता। और उसके लिए ज़रूरी है कि पढ़ें। कौम में पढ़ने का रवाज है नहीं। बल्कि अगर हम अपनी लड़की के हाथ में कोई नावल देख ले तो उसको शक ही हो जाता है कि कहीं ये छोड़ करके सिनेमा में न चली जाए। फ़ौरन उसकी जो बुनियादी वो है, अरे हमने जो तरबियत लड़की को दी है उसकी अहमियत नहीं है, वो कौन सी किताब पढ़ रही है उसकी ज़्यादा अहमियत है। तो नावल से बाहर है, नावल नहीं पढ़ सकती, फिल्म फेयर नहीं ले करके जा सकती अपने घर, है कि नहीं। तो पढ़ने पे रुकावट, जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक जहन के पर्दे खुलेंगे नहीं, और पर्दे नहीं खुलेंगे तो आप निज़ाम में फंसे रहेंगे, निज़ाम नहीं बदलेगा। ये है। और कोई? हाँ बोलिए। चाय ठंडी हो गई आपकी? हाँ ठीक है, कोई नहीं। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ठंडी करके ही खाना चाहिए। क्वेश्चन ये कि अभी आपने एक बात बोली थी कि एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो गर्ल्स की एजुकेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मतलब बॉयज़।
तो लेकिन अगर हम फिर भी देखें, अगर हम जैसे मैं खुद एक फैमिली मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि भले ही गर्ल्स कितनी भी टैलेंटेड हों, एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो सोच होती है उसको प्रायोरिटी नहीं दी जाती, फैमिली में ही नहीं दी जाती है। अगर जब हम अपनी सोच गर्ल्स की सोच को अहमियत नहीं करें, तो यही तो एक मेन रीज़न भी है हमारी बैकवर्डनेस का। तो इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जब एक गर्ल्स एजुकेटेड हो रही हैं ज़्यादा और वही फैमिली में बॉयज़ जो हैं वो कम एजुकेटेड हैं, तो कहीं ना कहीं मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है आज भी। तो ये चीज़ कैसे इसको हम इस चीज़ को से हम बच सकते हैं, ये क्वेश्चन है मेरा। तो आप थोड़ा सा इसको इलैबोरेट करें। ये बहुत सीधा साधा जवाब सर, तो ये मैं एक गुजारिश है आपसे सर, हम्म एक गुजारिश है, वो ये कि एक दो तीन अगर बातें आपने बताई, सारे एग्जाम्पल बहुत अच्छे आपने दिए। मैं 2-3 चीज़ें इसमें ऐड करना चाहूँगी। एक बहन ने भी सवाल पूछा है और एक भाई ने जो जेंडर इक्वालिटी पर बात की है और मेल डोमिनेशन सोसाइटी का है। मैं चूँकि थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करती हूँ, तो मैं जहाँ तक मान पाई हूँ, अगर जब हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, तो जो धड़ी में बटाई जो आपने शुरू में बात कही थी, वो बिल्कुल है कि हमने एक तो दुनियावी तालीम और दीनवी तालीम में पूरे इल्म को बांट दिया है। नंबर 1, एजुकेशन पे हम ध्यान नहीं देते। हम आज अगर पढ़ाई करवा रहे हैं तो अक्षर ज्ञान करवा रहे हैं, एजुकेशन नहीं है, मतलब शिक्षित हम नहीं कर रहे हैं, हम साक्षर कर रहे हैं। दूसरी एक बहुत बड़ी बात जो है, आपने शरीयत की बात की और बाकी चीज़ों की बात की। जिस मज़हब की शुरुआत इक़रा से होती है, और इक़रा पढ़ने का ही नाम नहीं है, क्योंकि अगर इक़रा को सिर्फ अक्षर ज्ञान की तरफ देखें तो फिर इस हदीस से वो टकराएगा सीधे सीधे कि इल्म हासिल करो चाहे चीन ही क्यों ना जाना पड़े। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, मुझे लगता है कुरान को कॉन्ट्राडिक्शन में देखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो उलेमाओं की आपने बात की थी, उन उलेमाओं के साथ ये बड़ा मसला है कि वो अक्षर ज्ञान लेके बात कर रहे हैं। अगर जेंडर इक्वालिटी की बात उठ रही है और ये बदलाव या ये आवाज़ मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर से भी उठ रही है कि हम कैसे बदल पाए, तो वो जब एक तरफ कह रहा है अल्लाह की वलक़द करमना बिल्लज़ी बनी आदमा, मैंने आदम की हर औलाद को हर औलाद पे बराबर से करम बख्शी है, तो सीधे सीधे जेंडर इक्वालिटी की बात कुरान कर रहा है, जिसका इस्लाम और जिसके वो हम सारी पैदावार सही है। तो अगर हम इसको देखे बगैर, जब ये बच्ची ये वाली बात आप कह रही हैं, और ये मेरे घर में भी हुआ, लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ कि मेरी फैमिली और मेरे मदर फादर ऑर्थोडॉक्स नहीं थे, मजहबी हैं लेकिन फंडामेंटलिस्ट नहीं हैं, तो मैं आज यहाँ खड़ी हूँ और कुरान पे बात कर सकती हूँ। मेरी दूसरी बात ये भी ऐसा कि एक और चीज़ जो शायद आपसे या मेरे ख्याल से आपको लगा होगा कि आपकी यहाँ ज़रूरत नहीं है, औरत मर्द की बात में या शादीशुदा ज़िंदगी में जो बहुत अच्छी बात कुरान में लिखी, जो मुझे पसंद आई है, वलहुन्ना मिस्लुल लज़ी अलैहिन्ना, और औरतों का वही हक़ है मर्दों पर जो मर्दों का दस्तूर के मुताबिक अपनी औरतों पर है। मुझे लगता है ये 2 आयत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है वुमेन इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी और औरतों की आज़ादी को लेकर इस्लाम में, कुरान में। टिल टुडे हमारे मुल्क के अंदर हम मनुस्मृति वाले समाज में जी रहे हैं, मुसलमान होते हुए भी। माफ़ करेंगे मेरे सारे बुजुर्ग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जवान पीढ़ी को हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जो बार बार कह रहे हैं पढ़ो, उसी पढ़ो से ही शुरुआत हुई है इस मज़हब की, जो नबी करीम ख़त्म रसूल पे ये वाली बात आई। मुझे लगता है कि जो एक दोस्त ने एक सवाल पूछा कि हमको क्या करना चाहिए, मुझे लगता है कि हमें देखना चाहिए कि जिस माशरे की बुनियाद कुरान में दी गई है, वो माशरा हमें आसपास दिख रहा है, और अगर नहीं दिख रहा है तो हमें मुसलमानों को एकजुट करके अपने उलेमाओं से सवाल पूछना चाहिए, उन तमाम सो कॉल्ड मजहबी तंजीमों से सवाल पूछना चाहिए। ये हमारे सवाल है भाई साहब, इसमें जवाब दीजिए और हमें एकजुटता पे बात करनी चाहिए। यही जोड़ना है। बहुत शुक्रिया। सर, मैं जानना चाहूँगा, मेरा जो इमीडिएट एनवायरनमेंट है वो उतना प्लूरलिस्टिक नहीं है, लेकिन जहाँ पे मैं गाँव जाऊँगा, मैं कुछ ऐसा नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न इंडिया के जो बच्चे हैं, जो स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट हैं, उनमें एक अजीब तरह का गैप है, और ये गैप मुझे रिसेंटली जो है चेन्नई फ्लड्स के हवाले से दिखा। मैं खुद इस कलेक्शन में था जो हम चेन्नई फ्लड्स के विक्टिम्स के लिए कर रहे थे, तो मुझे एक इनडिफरेंट एटीट्यूड जो है अक्सर लड़कों में दिखा।
तो ज़रा इसको प्लीज़ एक्सप्लेन करिए, Why it is सो एंड हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड Indifferent attitude to what? towards each other, towards them. North South East West divide. sorry. टोपी लगाए बगैर सब नमाज पढ़ रहे हैं। एक साथ बूट पहन करके आ गए और मस्जिद में मेरे बगल में बिल्कुल सट के एक महिला बैठी हुई है। अब ये इमेजिनेबल नहीं है यहाँ के मुसलमान, मगर वहाँ है ये तब्दीली। फिर मुहिम चली, वहाँ पे भी उसका अपोजिशन भी हुआ, औरतों को नहीं जाना चाहिए, फिर जाना चाहिए। अरे भाई खुदा का घर है, वो खुदा के घर में हम आपको कैसे रोक देंगे? ये तो कह दीजिए कि औरत मुसलमान नहीं है, अगर मुसलमान है तो उसका हक बनता है। और वहाँ शरअ इन्वॉल्व नहीं है, तो शरीयत के क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए। देखो कहाँ गया? हाँ नहीं, वो एक बच्चा था यहाँ से, उसने सवाल किया था। हाँ हाँ, आप ये जो आप सवाल उठा रहे हो, तो पहली बात ये कि नॉर्थ ईस्ट मतलब ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ और साउथ का मुसलमान एक नहीं है। नाम में मुसलमान है, एक नहीं है। एक बार मुझसे एक अखबार ने कहा कि भाई मुसलमानों के सवालात का एक कॉलम है हमारे यहाँ, जिसमें मुसलमान जो सवाल करें उनका जवाब दीजिए। तो शरारती तौर पे लोग सवाल भी करते हैं। तो साहब ने सवाल किया कि साहब क्या मुसलमान पे सलाम वालेकुम कहते हुए पैर छूते हैं, तो क्या ये इस्लामी नुक्ते नज़र से सही है? तो मैं उसका जवाब दिया। मैंने कहा भाई देखिए, एक चीज़ होती है ट्रेडिशन और एक चीज़ होती है मज़हब। तो मज़हब के एतबार से तो सलाम करना जायज़ है, लेकिन असम में, बिहार में तो पैर छूना जो है वो कस्टमरी प्रैक्टिस है। और इसलिए हर मुसलमान यंग लड़का अगर इम्तियाज़ अहमद भी जाते हैं तो वो पैर छूता है और सलाम वालेकुम करता है। तो देयर इज अ डिस्टिंक्शन। एक हफ्ते 2 हफ्ते तो मेरी उन्होंने टॉलरेट की, उसके बाद 45 उलमा जो थे वो एडिटर के पास गए कि इम्तियाज़ साहब को ये कॉलम लिखने से रोक दीजिए। तो एक नहीं है, हिंदू नहीं है। अगर साउथ का हिंदू नॉर्थ के हिंदू, ये त्रिपाठी जी अपने को कहते रहे कि हम बहुत उच्च जाति के कानिकुब जो ब्राह्मण, पर साउथ इंडियन ब्राह्मण के मुकाबले में ये कुछ भी नहीं। उनके नज़रिए से वो कुछ भी नहीं। तो डिफरेंस बहुत है, कम्युनिटी के अंदर बहुत डिफरेंस है। ये मत समझिए कि कम्युनिटी एक कभी रही नहीं है। अकीदा तो एक ही है, तो इस हिसाब से वो एक ही जिस्म है, जान है। हाँ सही है,
मैं जो बात कहना चाहता था वो ये है कि समाजी, माशी, फिक्र के लेवल पे डिफरेंस बहुत है। वेरी डाइवर्स कम्युनिटी, और उस डाइवर्सिटी में नॉर्थ इंडियन मुसलमान के लिए साउथ इंडियन मुसलमान नीचे, और हिंदुस्तान के मुसलमान के लिए बांग्लादेशी मुसलमान की कोई हैसियत नहीं है कि नहीं। हम ग्रेड करते हैं, और उस ग्रेड में बांग्लादेशी मुसलमान जो वो कहीं नीचा मुसलमान। तो ये मैं डाइवर्सिटी पॉइंट आउट इसलिए कर रहा था कि जो आपने सवाल किया कि भाई यंग मैन कैसे सोचते हैं, हुआ क्या है कि हम यंग मैन की जो थॉट प्रोसेसेस हैं उसको बदल नहीं पाए। तो जो उनके इनिशियल इन्फ्लुएंसेस हैं उससे हम उनको रिडीम नहीं कर पा रहे, उनसे हटा नहीं पा रहे, और हटा नहीं पा रहे हैं तो उनकी सोच जो है वो वही ट्रेडिशनल रवायती सोच है, और वो ऐसे बदलेगी नहीं। उसके लिए ड्रास्टिक जो कदम मैंने सजेस्ट किया लर्निंग सोसाइटी बनाने का, वो इम्पोर्टेंट है। वरना हर मुसलमान लड़के को आईएससी नज़र आने लगेगा। ये अलग बात है कि उसकी जो समाजी हकीकियात यानी जो रियलिटीज़ हैं उसकी वजह से हिंदुस्तान का मुसलमान आईएएस में नहीं जाएगा। मैं आज भी ये समझता हूँ, अगर निज़ाम स्टेट का निज़ाम मॉडरेट रहा तो कोई अट्रैक्शन नहीं, पर आपने यूथ का जिक्र किया ना, तो यूथ को हम डायरेक्शन नहीं दे पा रहे। हम एक ही डायरेक्शन दे रहे हैं, नॉन ट्रेडिशनल ऑप्शंस उसके पास हैं नहीं। कम्युनिटी ने कहीं चुप हो जाए, तो नॉन ट्रेडिशनल ऑप्शंस हम खोल नहीं रहे, इसलिए तब्दीली नहीं हो रही। तो ये करना चाहिए, ठीक है। मौलाना ने एक सवाल पूछना था यहाँ से, नहीं पूछेंगे? अभी आपने जैसे कहा था ना कि मोदी जी को रोकना है, तो इसी में मेरा सवाल। मोदी जी, अभी आपने कहा था पहले कि मोदी जी को रोकना है, तो उसी में अगर हम अपने आप को देखते हैं, अगर हम उन्हें रोकते हैं तो हम फिर कहाँ पे देखते हैं पॉलिटिकल एतबार से, क्योंकि हमारा कोई स्टैंड नहीं है। अगर हम बीजेपी के साथ नहीं जाते तो फिर कहाँ जाते हैं? क्योंकि आज तक पिछले 65-70 साल से हमारा सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया है, कोई हमारा कोई स्टैंड नहीं है। तो फिर अगर हम रोकते हैं उन्हें तो फिर किसके साथ जाते हैं? वो बात आपकी सही है, तो चलते हैं हम सब लोग। सर हम सब एक सवाल मेरा भी है कि आपने जैसे बताया था कि आज़ादी के बाद हमारे सामने दो समस्याएं थी, मतलब समस्याएं पैदा हो गई। एक तो माइनॉरिटी हो गया, एक बैकवर्ड हो गया। मगर माइनॉरिटी, आप जैसे कह रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू को मुसलमानों को बहुत अकीदा था कि वो हमें सुरक्षित रखेंगे और सब कुछ करेंगे, मगर माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बनने में 2006 तक हमको इंतजार करना पड़ा, जबकि हमारे पास इतना लीडरशिप था, सब कुछ था। देखिए, ऐसा क्यों नहीं सोच पाते कि हमें भी एक ऐसा मिनिस्ट्री होता शुरू में जो इस पे काम करता? भैया, मैं वैसे तो यार तुम बात सही कह रहे हो, हम सब लोग चलते हैं मोदी जी के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, सवाल उस चीज़ का नहीं ना, सवाल ये लेकिन आप मुझे ये बताइए कि हम सब जाके ज्वाइन भी कर लें तो क्या आप मोदी जी को बदल लेंगे?
और अगर नहीं बदल पाएंगे तो फिर उनका अपोजिशन करना ज़्यादा सूटेबल है बजाय एक्सेप्टेंस के। समझ गए ना आप? तो इसलिए ये मत समझिए, ये ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस। आप इधर से भागोगे तो इधर से पकड़ेगा, उधर से भागोगे तो उधर से पकड़ेगा, क्योंकि उसका एक तस्वुर है, समाज का तस्वुर है, और उस तस्वुर में आप उसके लिए नासूर हैं। तो हाउ आर यू गोइंग टू डू इट? Are you going to be the antibiotic necessary to उसका रास्ता है स्ट्रगल। जो स्ट्रगल्स उनके खिलाफ चल रहे हैं उन सब का हिस्सा मैं हूँ, मुझे होना चाहिए। एक तो ये मसला। जो दूसरा आपने सवाल उठाया, 1900 कब बनी मिनिस्ट्री? 2008 6। तो 2006 तक तो ज़रूरत ही माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की नहीं थी, क्योंकि नेहरू जी और इंदिरा जी जो हैं और मुलायम सिंह यादव आपके लीडर थे। आपके पास तो कोई लीडरशिप थी नहीं, तो वो आपके लीडर थे, तो वो आपके परेशानियों को देख रहे थे। जब कमज़ोर हो गए तो बनी। अब जब माइनॉरिटीज़ ही नहीं रही, मोदी के आने के बाद माइनॉरिटी ही ख़त्म हो गई, तो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री जिंदा है। तो आप इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करेंगे? आज की तारीख में माइनॉरिटी है नहीं इस मुल्क में, वो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री है। हैं? हमारे जब नेता थे 1947 से लेकर अभी तक, वो एक मिनिस्ट्री नहीं बना पाए, ना विकास कर पाए आगे बढ़ाने के लिए। अगर किसी ने ये सोचा कि मोदी आने वाले हैं अगले 2010 के बाद ह्यूमैनिटी बना दिया जाता है, ये नहीं कह रहा हूँ, पहले से किया जा सकता है। हमारा लीडरशिप था, हमारे बहुत सारे विभाग थे, बहुत सारे लोग। तो सही है आपकी बात। मैं तो थोड़ा मज़ाहिया लेवल पे ये बात कह रहा था, पर सच ये है कि माइनॉरिटी होने के बावजूद इतना ज़रूर कहूँगा कि इंदिरा गांधी तक वो एहसास कम था जो एहसास आज बढ़ा है। तो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री है, लेकिन एहसास ज़्यादा माइनॉरिटी होने का आज है। उस वक्त नहीं थी, मगर ये एहसास कम था, और उस रियलिटी को हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए। समाज में कुछ रियलिटीज़ हैं जो बुनियादी तौर पे हमें अफोर्ड करनी चाहिए। ठीक है। बहरहाल जामिया कलेक्टिव की ये रस्म रही है कि जो भी हमारे मेहमान स्पीकर होते हैं उनकी खिदमत में हम एक प्लांट पेश करते हैं। तोहफ़तन चली है रस्म के तोहफ़तन प्लांट ही दे दें। तो हम सीमानाज से गुजारिश करते हैं कि प्रोफेसर इम्तियाज़ साहब की खिदमत में वो प्लांट पेश करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। प्लांट से बढ़ कर के कोई और अच्छी गिफ्ट नहीं हो सकती। मैं गार्डनिंग अब कर नहीं पाता। जब जेएनयू में रहता था तो मेरा गार्डन जो है वो पूरे कैंपस में मशहूर था, तो मुझे बहुत वेलकम आपकी गिफ्ट।